आपका गतिपथ झारखंड से लेकर उड़ीसा तक क्यों हुआ? जब मेरा जन्म हुआ था तो झारखंड बिहार हुआ करता था। हमारे साथ दिक्कत ये थी कि जो चीजें हमने हिंदी में पढ़ी है वो अचानक आपके सामने इंग्लिश बन के आ रही। मैडम समझी तो मैडम ने बोला बेटा तुम हिंदी में हो। तो जैसे वो डूबते को तिनका का सहारा होता है ना, मैं इंग्लिश बात कर लेता हूँ, हिंदी तो लैंग्वेज है, भोजपुरी आती है, मल्टी लैंग्वेज होल्डर। तो डिस्ट्रिक्ट का टॉपर, स्टेट का 9th टॉपर। 10th मेरा 10th बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 था। आपको पता है क्या लिखना है, बट एक प्रॉपर जो सेंटेंस में होता है ना, इशू वहां होता था, जिसके कारण आई स्कोर 299। यदि वो एक मार्क्स और होता, 0.1% और होता, तो मैं आज गले में पट्टा लगा के किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता। हम मोटिवेशनल स्पीकर तब के हैं ना जब जियो नहीं हुआ करता था। लोग ये पूछते थे मोटिवेशनल स्पीकर क्या होता है, आज हमारा करियर बोलना है। तो आई स्टार्टेड दिस एट 2014-13 में मैंने शुरू किया था। कभी कभी बच्चे लोग घबरा जाते हैं, कोई कोई सुइसाइड कर लेते हैं। ये जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम, अब देखो कि पूरा सोसाइटीज में वही चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके पेरेंट्स का होता है। जिंदगी में कुछ भी कर, एक ही है ऑप्शन, कुछ ना कुछ तो आएगा। हाँ, या तो सक्सेस आएगा या तो एक्सपीरियंस आएगा। आजकल आप देखोगे सारे स्टेट बोर्ड का स्कूल बंद होने लग रहा है। आपने एक सोसाइटी में एक क्लेम बना दिया, हमने इंग्लिश को लैंग्वेज नहीं बनाया, हमने इंग्लिश को स्किल बनाया। क्या 2 साल का बच्चा जो पैदा हुआ है, जो अभी तक स्कूल भी नहीं गया, वो इंग्लिश बोलेगा या नहीं? कि भाईना का बहुत सिंपल मतलब है, जो आपका भाई है, इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, ऐसा कुछ था ना। वही पल 299 वाला पल आपको मोटिवेट। एक बच्चे की क्वालिटी क्या होती है ना, बच्चे को तारीफ अच्छा लगता है। 40,000 हॉस्टल, 40,000 लैपटॉप, ये खर्च था मेरा लोन का 4 साल का। इस चक्कर में मैं भुवनेश्वर आया था। बहुत अच्छे बच्चे उड़ीसा नहीं आते, कॉलेज कुछ खुला नहीं है बिहार झारखंड में। अभी वही हालत है या बदल गया? लगभग सेम है। बट उड़ीसा के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था ना, कॉलेज जो खुला ना, तो एक बार फ्लैट बेचूंगा तो एक बार बिकेगा। लेकिन एडमिशन तो हर साल आएगा ना। Audio Jungle. उन्मोचन पॉडकास्ट अस्मितार कथा को आपण मानक स्वागत करिछि नुआ एक अध्याय रे। आज हमर अतिथि अछंती संतोष देव ठाकुर, जे कि कैंपस व्यू रो फाउंडर कम सीईओ एवं टेडेक्स तरफ रू से जने युव मोटिवेशनल स्पीकर। जो संतोष देव ठाकुर है वो हिंदी भाषी है, इसीलिए पॉडकास्ट हिंदी में हो रहा है। और वो संतोष देव ठाकुर को झारखंड प्राइड अवार्ड मिला है। उनका जो स्टार्टअप है, और बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड का भी उनको मिला है। और वो बहुत सारे बच्चों का, जो बच्चे कैरियर को लेकर चिंतित है, उन लोगों का कैरियर का सुझाव भी वो दे रहे हैं उनके जो ऑर्गेनाइजेशन कैंपस व्यू के माध्यम से। यंगेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड भी वो ऑलरेडी जीत चुके हैं। आज उनसे बात करेंगे, उनसे सुनेंगे उनकी सारी कहानियां। संतोष जी नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। और कैसा चल रहा है आपका जर्नी? इट्स गोइंग गुड। एक तो मुझे आदत हो गई है बेटर देन बिफोर बोलने की, क्योंकि आप पूरा संघर्ष के साथ साथ यहाँ पर आके खड़े हुए हैं। तो आपका ये जो यात्रा पूरा देखेंगे, पूरा गतिपथ को देखेंगे, तो आपका गतिपथ झारखंड से लेकर उड़ीसा तक क्यों हुआ? झारखंड से उड़ीसा आना क्यों हुआ आपको? नहीं, मैं जब मेरा जन्म हुआ था तो झारखंड बिहार हुआ करता था। ओ, है ना, अखंड बिहार। हाँ, तो मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्लास 1 से 8 तक बिहार में किया। 9-10 में मैं खूंटी आया था। खूंटी में चूंकि अक्टूबर के टाइम में सरकारी स्कूल में मैं गया हूँ। 10th का मैं टॉपर था। तो घर वालों को ये लगा कि यदि सरकारी स्कूल में बच्चे ने टॉप किया है तो इसको प्राइवेट में भेजो। इस कारण से मुझे 11th-12th उन्होंने प्राइवेट में भेजा। तो उसके बाद फिर 11th-12th इंग्लिश मीडियम में। घर वालों को ये लगा कि 11th-12th में
स्कूल एफर्ट देगा क्योंकि पे हो रहा हाँ है ना। हमारे साथ दिक्कत ये थी कि जो चीजें हमने हिंदी में पढ़ी है वो अचानक आपके सामने इंग्लिश बन के आ रही है ना। आपने हमने पढ़ा था व्याकरण, वो आपके सामने ग्रामर बन के आ गया। हमने पढ़ा था संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, जो आपके सामने नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब बन गया। हमारे स्कूल में एक और रूल था, आप स्कूल में यदि इंग्लिश में किसी से बात करें ना तो आपको एक बैच मिलता था जिसपे लिखा होता था आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। उस बैच के डर से ना मैंने 10 दिन किसी से बात ही नहीं की। 11th डे मेरी इंग्लिश की जो टीचर थी, आई रिमेम्बर हर नेम, रश्मि कपिला, उन्होंने मुझे बाहर बुलाया। उन्होंने मुझे बोला बरामदे में, उन्होंने मुझे बोला चाइल्ड कैन यू स्पीक। हम उस जमाने के हिंदी मीडियम वाले हैं ना, जब मोबाइल नहीं हुआ करता था। अंतर क्या है, आज के डेट में कोई भी बच्चा ही नोज मैडम मतलब मैम होता है। हम मैडम वाले इंग्लिश वाले थे, तो मैंने मैडम को रिप्लाई किया मैडम मैडम मैडम, मैंने 3 बार बोला, बट मुझे पता ही नहीं कि अगला लाइन बोलना क्या। मैडम समझी तो मैडम ने बोला बेटा तुम हिंदी में बोल। तो जैसे वो डूबते को तिनका का सहारा होता है ना, वैसे मैंने 10 मिनट पूरी अपने अंदर जितनी 10 दिन की पड़ी थी ना, मैंने सब निकाला उनके। तब उस मैम ने, उन्होंने मुझे एक ऐसी शिक्षा दी जो मेरे जिंदगी में शायद सबसे काम है। उन्होंने मुझे बोला देखो तुम टॉपर हो, दैट मीन्स तुम्हारा ग्रामर अच्छा है, तुम्हें कॉन्फिडेंस की कमी है। और ये नॉर्मली हम हर किसी के जिंदगी में होता है कि कुछ भी करने से पहले ना, होने के बाद क्या होगा हम पॉजिटिव पे नहीं जाते। वी थिंक यार बेइज्जती हो जाएगी, यार ऐसा बोल दिया तो ऐसा क्या होगा, ऐसा क्या? उन्होंने एक चीज समझाई थी जिसको मैंने इंप्लीमेंट किया। आज के डेट में मैं इंग्लिश बात कर लेता हूँ, हिंदी तो लैंग्वेज है, भोजपुरी आती है, मगही आती है, मैथिली में हूँ, आप मो से तो ओडिया भी कथा ही पर जो मैंने यहाँ आके सीखा है। बट उसका एक फायदा है, मल्टी लैंग्वेज होल्डर। हाँ। तो आपका जब स्टेट बोर्ड में आपने इतना अच्छा मार्क रखा था, जब सीबीएसई में आप दाखिल हो गए, आपका जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया। तो डिस्ट्रिक्ट का टॉपर, स्टेट का 9th टॉपर, उनका हाल 2 साल में 299 में आके पहुंच गया, 2nd डिवीजन हो गया। वो कैसे? देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी है ना, जैसे एक और बात बताओ, 10th बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 था, है ना। हाँ, इंग्लिश में पूरी लाइन लिखने में ना, आज अब डूबते को तिनका का सहारा, फिर से मैं बोल रहा हूँ, होता क्या है ना, जब आपको कहीं मन नहीं लगे तो आप बाकी ऑप्शंस को देखना शुरू करते हो। क्लास में मन नहीं लगे, मैं क्रिकेट में इन्वॉल्व हुआ, आई वाज कैप्टन ऑफ माय स्कूल क्रिकेट टीम, अपने डिस्ट्रिक्ट टीम में था, तो क्रिकेट में इन्वॉल्वमेंट मेरा थोड़ा ज्यादा बढ़ा, क्योंकि 11th-12 जिसके कारण पढ़ाई पे असर भी हुआ। दूसरा कि आपको पता है क्या लिखना है, बट एक प्रॉपर जो सेंटेंस में होता है ना, इशू वहां होता था, जिसके कारण आई स्कोर 299। वाई 299 स्पेशली मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है 300 मीन्स यू आर फर्स्ट डिवीजन, या 299 में यू आर सेकंड डिवीजन। 1% जो है ना, उसने आज मुझे आपके सामने मार्क है, 1 मार्क्स, 59.8% था वो, 0.1%। उस 0.1% ने मुझे आपके सामने बैठा है। यदि वो एक मार्क्स और होता, 0.1% और होता, तो मैं आज गले में पट्टा लगा के किसी कंपनी में जॉब कर रहा होता। तो जिंदगी में जो होता है अच्छा के लिए होता है, अच्छा Because के लिए होता है। I always tell in my sessions in life, whatever happens to you, 90% is not what happened, 10% is what happened to you, and 90% is how you react on that 10%. यस यस यस। आपके पास साथ जो हुआ उसका रोल 10% ही है। 90% इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने उस 10% होने के बाद कैसा रिएक्शन दिया। मुझे शुरू से पता था कि बिकॉज ऑफ 1 मार्क्स आई एम नॉट गोइंग टू गेट अ गुड कंपनी, तो मैंने अलग अलग ऑप्शंस देखना शुरू किया। तो उसके बाद आई केम इन मोटिवेशनल स्पीकिंग। अच्छा, हम मोटिवेशनल स्पीकर तब के हैं ना जब जियो नहीं हुआ करता था। आप सोचेंगे ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों? इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है ना, क्योंकि आज आप दिन का 3 GB हंसते हंसते खत्म करते हो।
मैं जियो के पहले की बात कर रहा हूँ जब पूरा महीना 1 GB में बीतता था, हम्म, तो पीपल वर नॉट सो पॉपुलर इन यूट्यूब, हाँ, नहीं, इन इन इंटरनेट, एनीथिंग, सोशल, हाँ, इन एनीथिंग। तो एक नया टर्म आया है इन्फ्लुएंसर, जो उसके पहले नहीं हाँ, हुआ नहीं करता था, हम्म, है ना। तो हम तब के मोटिवेशनल स्पीकर है, तब लोग ये पूछते थे मोटिवेशनल स्पीकर क्या होता है। हमारे पास पूरे इंडिया में ना शिव खेड़ा एक वही एग्जाम्पल थे। वो भी इंसान इंडिया में नहीं रहता था, यूएसए में रहता था। हम्म, हमारे पास, क्योंकि आप चाहते हो कि आपका बेटा डॉक्टर बने, क्यों? क्योंकि आपने मोहल्ले में किसी एक अच्छे डॉक्टर को देखा है। आप इंजीनियर चाहते हो इंजीनियर बने, क्यों? क्योंकि आपने मोहल्ले में अच्छे इंजीनियर को देखा है। बट आप कैसे चाहोगे कि आपका बेटा मोटिवेशनल स्पीकर बने? क्योंकि आपके पास तो कोई एग्जाम्पल ही नहीं। एग्जाम्पल ही नहीं है। तो उसके बाद हमने ये शुरू किया। शुरू में लोगों को ये समझाना मुश्किल था, लोग पूछते थे इतना। आपने बचपन से सुना होगा, दो दोस्त होंगे तो कोई आप ही का दोस्त आपको बोलता है इतने काई की को गपूचू, हम्म, गपे में पैसा मिलो ची। हाँ, हिंदी में भी यही बोलते हैं, इतना क्यों बोलते हो? बोलने का पैसा मिलता है क्या? आज हमारा करियर बोलना है। तो आई स्टार्टेड दिस एट 2014-13 में मैंने शुरू किया था। 14 आई वाज अवार्डेड एज द यंगेस्ट हाँ, मोटिवेशन टाइम्स ऑफ इंडिया आपको अवार्ड दिया था। नहीं नहीं, ये जो देखिए, कभी कभी बच्चे लोग घबरा जाते हैं, कोई कोई सुइसाइड कर लेते हैं, कोई मार्क घट जाता है तो एग्जाम अच्छा नहीं होता है, घर के लोग गालियां भी दे देते हैं, घर के लोगों को बहुत सारा उनके दिमाग में आ जाता है कि अच्छा स्कूल नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, कैरियर खत्म हो गया, कैरियर बंद हो गया। लेकिन आप एक ऐसा उदाहरण है जो कैरियर तो खत्म नहीं किया, कैरियर को लेकर पूरा शिखर पर पहुंचा दिया। ये जो आपका मेरा एक क्वेश्चन है आपको, ये जो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम, अब देखो कि पूरा सोसाइटीज में वही चल रहा है। किसी का बच्चा इंग्लिश मीडियम में दाखिल हो जाए तो उनका पेरेंट्स का स्टेटस बढ़ जाता है। ऐसा नशा आपके मम्मी पापा को था? नहीं, मैं देखिए, आपने एक जो सवाल पूछा ना कि के डेट में लोग हाँ, हतोत्साहित होते हैं, लोग हाँ, सुसाइड करते हैं, इन सारे गतिविधियों में ना सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपके पेरेंट्स का होता है, हाँ, एक बच्चे के माँ बाप। क्योंकि देखिए, आप एक बच्चे को स्कूल भेज रहे हो ना, स्कूल आपको 5 घंटे 6 घंटे ही बच्चे को संभालता है, हाँ, बाकी का जो टाइम बचा ना वो parents आप है। संभालते हो। हाँ, तो वो जो सीखेगा ना, स्कूल 20% है, हाँ, 80% वो आपसे सीख रहा। हाँ, आप अपने बच्चे को कैसे ट्रीट करते हो? हाँ, बिकॉज आई एम अ बिग, मेरे जिंदगी में ना मेरे फादर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए क्योंकि उनकी एक चीज अच्छी क्या थी ना, उनको कुछ भी बोल दो पापा ये हो जाएगा। तब गूगल होता भी नहीं था, हाँ, ज्यादा वो बेटा बोल रहा है तो सही बोल रहा। हाँ, अपने तरफ से वो छानबीन करते थे, बट मेरे फादर ने कभी मुझे हतोत्साहित नहीं किया। मुझे याद है 2013 में जब हम बहुत एक्टिवली बीजेपी ज्वाइन किए थे, उसके पहले मैंने पापा को फोन किया था, जस्ट इंजीनियरिंग खत्म हुई है, हर कोई ऑप्शंस में देख रहा। पापा को मैंने बोला कि पापा और जॉब करने का मन नहीं कर रहा, मैं कुछ दिन बीजेपी के साथ काम करना चाहता हूँ। मेरे पापा का रोल जो जवाब था वो आप सुनेंगे तो आश्चर्य होगा आपको। पापा हमको बोलते हैं कि 2019 में हम रिटायर कर रहे, सरकारी नौकरी था पापा का, हाँ, रिटायर कर रहे। उसके बाद हम अपनी और अपनी बीवी का, मतलब मेरी मम्मी का, हाँ, उनका ख्याल तो रख लेंगे, मेरा पेंशन आएगा, हाँ, तुम देख लो, तुमको पता है इतने तो बड़े हो गए हो, तुमको पता है जिंदगी में करना क्या है। हाँ, सो डैट कि कल को तुम ये ब्लेम ना करो कि मेरे फादर ने मुझे ऐसे किया। हाँ, तो ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। इसीलिए आप जो सवाल पूछे ना हाँ, कि लोग सुसाइड करते हैं, लोग हतोत्साहित होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि उनको ये लगना लगता है कि अब Parents मेरे का support मेरे नहीं। सामने कुछ बचा नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, आप कुछ भी कर रहे हो ना, या तो हाँ या तो ना। हाँ, जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, एक ही है ऑप्शन, कुछ ना कुछ तो आएगा, हाँ, या तो सक्सेस आएगा या तो एक्सपीरियंस आएगा, हाँ, लेकिन कुछ तो आना है। पक्का। तो आपका मकसद हर चीज में अपना बेस्ट देना है, हाँ, उसके बाद बाकी तो जो है, यदि आपकी तैयारी अच्छी है तो रिजल्ट अच्छा आएगा।
नहीं, और एक क्वेश्चन मेरा था, जब आजकल दिखाई देता है कि स्टेट बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है, आईसीएसई बोर्ड होता है, बहुत सारे बोर्ड होते हैं, लेकिन लोगों का लगाव ज्यादातर इंग्लिश मीडियम तक जाता है। आजकल आप देखोगे सारे स्टेट बोर्ड का स्कूल बंद होने लग रहा है, और जो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल बढ़ रहा है, इनका कोई महत्व है लाइफ में? इंग्लिश अच्छा बोलना चाहिए, विदाउट इंग्लिश योर करियर विल बी एंड, ऐसा कुछ है क्या? विदाउट इंग्लिश के बिना देखिए, आप अपना भविष्य नहीं गढ़ पाएंगे, ऐसा सबसे है? बड़ी चीज ये है ना, आपने एक सोसाइटी में एक क्लेम बना दिया कि इफ यू आर गुड इन इंग्लिश दैट मीन्स यू आर अ स्किल्ड स्टूडेंट। हाँ, हमने इंग्लिश को लैंग्वेज नहीं बनाया, हमने इंग्लिश को स्किल बनाया, हाँ, है ना। इंग्लिश स्पीकिंग के पहले कोचिंग चला करते थे, हाँ, है ना। आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लीजिए मैं ब्रिटेन में पैदा हुआ हूँ, है ना, हाँ, मेरी वाइफ भी ब्रिटेन की है, हम दोनों इंग्लिश बोलते क्योंकि हमारा लैंग्वेज इंग्लिश है। लैंग्वेज इंग्लिश है। क्या 2 साल का बच्चा जो पैदा हुआ है, जो अभी तक स्कूल भी नहीं गया, हाँ, वो इंग्लिश बोलेगा या नहीं बोलेगा? बोलेगा। बोलेगा। सिमिलरली व्हेन आई केम टू भुवनेश्वर, मेरे लिए ओडिया लैंग्वेज वाज समथिंग न्यू फॉर मी, यस। है ना। मैं यहाँ रहा तो सीख गया ना, हाँ, आज लोगों से बात करता हूँ। हाँ, मुझे याद है जब मैं पहली बार आया था ना, हम रहते थे यहाँ कल्पना भुवनेश्वर में एक जगह, एक ऑटो वाला हर दिन हमें लेके आता था, छोड़ता था। हाँ। मैंने उससे एक बार पूछा, भाई ना मतलब क्या होता है ना। नॉर्मल सी चीज है ना, आप उड़ीसा आए हो तो भाईना से आपका तो पड़ेगा हाँ, हाँ। सरोकार। उस इंसान ने मुझे समझाया कि भाईना का बहुत सिंपल मतलब है, जो आपका भाई है वो भाई है, जो भाई नहीं है लेकिन भाई जैसा है वो भाई ना है। वो भाई ना, मीन्स भाई ना मतलब भाई है लेकिन भाई नहीं है। 3 साल मैं यही सोच रहा था, भाई ना मतलब ये होता है। और एक चीज है, आप जो रिपब्लिक डे पैरेड है, उधर भी गए हो, बेस्ट कैडेट का अवार्ड भी आपको एनसीसी के तरफ से मिला है। इतने सारे अचीवमेंट्स, और इतने सारे अचीवमेंट्स को पाने के बाद कोई तो चाहता है हमेशा नौकरी करे, अच्छा नौकरी करे, अच्छे जगह, क्योंकि एनसीसी जब लेते हैं लोग, एनसीसी का मतलब ये होता है कि आपको डिफेंस नौकरी में वेटेज मिलेगा। बचपन में ऐसा कोई मतलब टारगेट था क्या, मुझे देखिए, डिफेंस जाना है, या इंजीनियर बनना है, या डॉक्टर बनना है, ऐसा कुछ था ना? वही पल 299 वाला पल आपको मोटिवेशनल स्पीकर कर नहीं दिया? नहीं, स्कूल में, हमारे स्कूल में रूल था, क्लास 8th में एनसीसी फर्स्ट ईयर होता था, 9th में सेकेंड ईयर होता था। मैंने स्कूल 9th में ज्वाइन किया था बिकॉज क्लास 8 तक आई वॉज इन बिहार, है ना। मेरा इंटरेस्ट ज्यादा आया क्योंकि मेरा बैचमेट जो था वो सेकेंड ईयर में था, तो मैंने सोचा कि भाई ये मेरा सीनियर ही होगा तो मेरे लिए सुविधा होगा, तो हाँ। मैंने रिक्वेस्ट करके एनसीसी ज्वाइन किया, है ना। उसके बाद 2-3 कैंप्स, आरटीसी किया था, सीआरटीसी किया था, एनआईसी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप किया था। तो डिफेंस में ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो बहुत था, लेकिन जो बेस्ट कैडेट अवार्ड वाला जो है उसके दौरान एक बार मैं गया था, जो हमारा एनसीसी का वहां हेडक्वार्टर था। आर्मी में एक और प्रॉब्लम जो बहुत लोगों को पता नहीं होगी, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, आपके घुटने में ये पोर्शन होता है ना, हाँ, जब आप ऐसे सटाते हो, हाँ, ये सटना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। मेरा सटता था, हाँ, जिसके कारण डिफेंस का ऑप्शन मेरे सामने कभी नहीं आया। हो ही नहीं पाया। हाँ, उसके बाद फिर डिफेंस के ऑप्शन वो भी रखा। उसके बाद मैं जब 11th-12th की बात कर रहा हूँ ना, तो पढ़ाई से थोड़ा खुद को कहीं तो, एक बच्चे की क्वालिटी क्या होती है ना, बच्चे को तारीफ अच्छा लगता है। हाँ, हर बच्चे को हाँ, तारीफ अच्छा लगता है, तो आप क्या करने में बेहतर हो आप उसमें अपना ज्यादा समय देते हो। मुझे लगा कि मैं क्लास में तो बेहतर नहीं हूं, क्रिकेट में बेहतर हूं, तो मैंने अपना ज्यादा फोकस वहां लगाया। तो इसके हिसाब से चीजें आप डिसाइड तभी करते हो जबकि आप चीजें आपके हिसाब से बेहतर होती। हाँ, वही चीज। और ये जो आप झारखंड से उड़ीसा मूव करने का मकसद क्या था? ओनली पढ़ाई? उड़ीसा किस्मत से मेरे पास आया था। हाँ, मैं फाइनेंशियली बहुत अच्छी फैमिली से नहीं हूं,
माय फादर वाज अ रोड रोलर ड्राइवर। हम 4 भाई बहन, बिहार की फैमिली, तो बहन की शादी, हर चीज होता है उस हिसाब से। तो मैं स्टूडेंट अच्छा था, तो उसके कारण क्या हुआ कि मैंने सारे एग्जाम्स दिए थे। वेस्ट बंगाल दिया था, उड़ीसा दिया था, AI ट्रिपल ई तब हुआ करता था, जो अभी जेई मेंस है ना, उस समय AI ट्रिपल ई हुआ करता हाँ, था। तो कॉमेट के भी दिया था बैंगलोर में अच्छा रैंक था। आई गॉट अ कॉलेज ओवर देयर। उस जमाने में फेसबुक नहीं हुआ करता था, उस जमाने में ऑर्कुट हुआ करता हाँ, था। अर्कुट का जमाना। तो काउंसलिंग के लिए हम गए थे बैंगलोर। तो काउंसलिंग के लिए जब बैंगलोर गए थे, तो वहां पे जो कॉलेज मुझे मिला, कॉलेज की फीस थी 1.5 लाख रुपए। हाँ, 4 साल मतलब 6 6 लाख लाख। हो जाएगा। हाँ, और मुझे पता था कि 4 लाख तक का बैंक लोन मिलता है। हाँ, तो और 2 मुझे लाख। 4 लाख तक ही निपटाना होगा, क्योंकि 2 लाख मेरी फैमिली तो अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ, मेरा एक दोस्त ऑर्कुट में था, मातर नाम है उसका, वो ऑर्कुट में था उस दिन ऑनलाइन। मैंने उसको रैंक बताया, तो उसने बोला यार तू भुवनेश्वर आ जा, तुमको तो अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। भुवनेश्वर में इंटरेस्ट इसलिए था कि यहाँ पे कॉलेज की फीस 80,000 रुपए थी साल की। हाँ, 8 चौक 32, 3,20,000, 40,000 हॉस्टल, 40,000 लैपटॉप, ये खर्च था मेरा हाँ, लोन का। 4 साल का। इस चक्कर में मैं भुवनेश्वर आया था। ओ, जब पहली बार आया तो मास्टर कैंटीन रेलवे स्टेशन, तब के जमाने में ना, यदि आपको याद हो, हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2009 का। रेलवे स्टेशन में स्टेशन के ऊपर सोफा लगा होता था, है ना। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगा कि भाई रेलवे स्टेशन के ऊपर सोफा लगा हुआ है। वो रहता था जयदेव विहार में, तो वो मुझे अपने साथ लेके आया जयदेव विहार। जयदेव विहार में आई वॉज टिल देन आई वॉज इम्प्रेस्ड। जयदेव विहार में वो रहता था मेफेयर की तरफ, वो मुझे आगे से ले गया। तो स्वस्ति प्रीमियम की जो बिल्डिंग में देखी ना, उसने बोला ये यहाँ का होटल है। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड कि भाई शहर तो अच्छा है, शहर तो अच्छा है। तो मैं बोला कि अब तो यहीं पढ़ूंगा। उसके बाद मुझे मिल गया सीवी रमन, कॉलेज भी अच्छा था। तो मैं सोचा कि नहीं, भुवनेश्वर में ही रहता हूँ। भुवनेश्वर ऐसे आया था मेरी जिंदगी में। और एक चीज होता है, मैंने भी जब पढ़ाई की थी, मेरा रेवेन्सा में पढ़ाई था, उसी टाइम में मैंने देखा है बिहार और झारखंड के बच्चे ज्यादातर उड़ीसा आ जाते हैं। एक्चुअली उधर क्या इश्यूज क्या है, वहाँ पर अच्छा कॉलेज नहीं है, या उसी टाइम गवर्नमेंट का इतना अच्छा रोल नहीं था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए, एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करे, ऐसा कुछ इशू था क्या? सारे सारे अच्छे बच्चे जो होते हैं वो उड़ीसा आ जाते थे। नहीं, आजकल वही इशू है या थोड़ा नहीं, बदलाव आ गया? बहुत अच्छे बच्चे उड़ीसा नहीं आते। क्यों? क्योंकि बिहार झारखंड में कॉलेज जो है ना, मेडिकल है तो एम्स है, हाँ, इंजीनियरिंग है तो NIT है। मतलब टॉप 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 वाला उधर रह जाता, टॉपेस्ट है ना। हाँ, बिहार झारखंड की एक और प्रॉब्लम क्या है, बच्चा जब आपके यहाँ बॉर्न होता है ना, इफ यू आर फाइनेंशियली साउंड, तो आपको पहले दिन से पता है कि 12 तक मेरे पास है। हाँ, 12 के बाद ये कहीं ना कहीं तो इसको जाना होगा पढ़ाई करने। ऊपर वाले की देन, बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग, कॉलेज कुछ खुला नहीं है बिहार झारखंड में। हाँ। आज अभी वही हालत है या बदल गया? लगभग सेम है, सेम है। 2013-14 के बाद थोड़ा बच्चे आना कम किए। क्यों? क्योंकि 2014, देखिए आपके पास एक फादर ने अपने बच्चे को भेजा इंजीनियरिंग कराने, उसके बाद उसको समझ में आया कि भाई 4 साल हो गए, अब तो नौकरी लगेगी। बट उड़ीसा के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था ना, कॉलेज जो खुला ना, एक साथ इतनी ज्यादा मात्रा में खुला ना। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ 2009 में मैं जब आया था, उस समय मोर देन 100 कॉलेजेस थे। 100 मतलब यहाँ पे क्या था, एजुकेशन वालों ने कॉलेज नहीं खोला, कॉलेज बिल्डर्स ने खोला था। ओ, बिल्डर्स ने, हाँ, जिनको लगा कि एक बिल्डिंग मैं बना देता हूँ, है ना, तो एक बार फ्लैट बेचूंगा तो एक बार बिकेगा। हाँ, लेकिन एडमिशन तो हर साल आएगा ना, हाँ, तो हर साल कमाएंगे। इस चक्कर में लोगों ने कॉलेज खोला। भाई जिसने अपने बच्चे को भेजा है, 4 साल बाद वो तो देखेगा ना कि भाई बच्चे का प्लेसमेंट कहाँ हो रहा। हाँ, वही तो। जब प्लेसमेंट होना कम हुआ, तो आज के डेट में बिहार झारखंड के बहुत कम बच्चे आते हैं भुवनेश्वर, हाँ, कंपेयर टू 2008, 9, 10। उस समय आपको याद हो, आपके टाइम में आप जब आए थे जितना कॉलेजेस था, बहुत आज का डेट में कॉलेजेस उतना नहीं है। नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, 100 के ऊपर थे, आज के डेट में हाफ होंगे। हाँ, लोगों ने कॉलेज को, इसमें एक और प्रॉब्लम ये था, गवर्नमेंट ने जिसको एफिलिएशन दे दिया विदाउट सेइंग द क्वालिटी ऑफ द कॉलेज।
और इसका असर बहुत हद तक ना, इसका असर स्टेट की इकोनॉमी पे भी पड़ता है। आप खुद से सोचो ना, एक समय यदि आपके यहाँ बाहर से बच्चे आ रहे हैं, बच्चा आ रहा है तो उसके पेरेंट्स भी आएंगे, हाँ होटल्स में रहेंगे, हाँ होटल्स में रहेंगे तो होटल इंडस्ट्री ग्रो करेगा। बच्चे आ रहे हैं तो घर खोजेंगे तो हॉस्टल जाएंगे। हॉस्टल तो ऐसे लोग जो कुछ नहीं कर रहे, लोकल जिनके घर है, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। हाँ। लोकल। अब बाहर के बच्चे आए हैं तो वेंडर, सब्जी वाला, राशन वाला, किताब वाला, हाँ भरे हुए हैं। इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है वैसे वैसे आज के डेट। आज आप इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल तो अब 1-2 महीने के अंदर हमारे सामने आया था ना, प्रयागराज वाला। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे योगी जी को हम लोग सोचते हैं को बाबा जी है, बिल्कुल हम लोग नहीं, हम लोग तो लगभग रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत लोग सोचते हैं वो बाबा जी है, उनको क्या इकोनॉमी के बारे में क्या पता है। लेकिन वही योगी आदित्यनाथ जो पूरा प्रयागराज मेले में पूरा यूपी का जो जीडीपी है, यूपी का जो ग्रोथ है, यूपी का जो इकोनॉमी है, कहां से कहां तक ले गए, वो तो आपको अच्छे से पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो पहले जो लोग यहाँ पावर में थे, इन्होंने किसी को भी बीपीयूटी का एफिलिएशन देने से पहले ना चीजों पे उतना ध्यान नहीं दिया। और आपके लिए एक आश्चर्य की बात है, बीपीयूटी के अंदर सारे टेक्निकल कॉलेजेस बीपीयूटी के अंदर आते थे। हाँ। बीपीयूटी का हेड ऑफिस राउरकेला में। हाँ राउरकेला में। एक भुवनेश्वर में भी है, लेकिन इन ऑफिस राउरकेला में। ठीक है। सारे कॉलेजेस आपके भुवनेश्वर में। हाँ। यूनिवर्सिटी ऑफिस राउरकेला में। क्यों? हाँ। किसी भी बच्चे को यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, ही नीड्स टू गो टू राउरकेला। हाँ। उस समय केवल राउरकेला था। हाँ। भुवनेश्वर वाला तो उसके बहुत बाद में आया, है ना। तो एजुकेशन को आप मजाक नहीं बना सकते, है ना। आज के डेट में जो कॉलेजेस बीपीयूटी में तब हुआ करते थे, आज के डेट में उनमें से बहुत सारे कॉलेज डिम टू बी उस कैटेगरी, ऑटोनोमस कैटेगरी में आ गए। ऐसी कैटेगरी में दे आर नॉट कनेक्टेड विथ बीपीयूटी। द न्यू गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन दिस, स्पेशली ऑन बीपीयूटी। यस यस। और आपका जो किस्सा होता है, आपका लाइफ का किस्सा बहुत मजेदार है, क्योंकि सेकंड डिवीजन, तो वो सेकंड डिवीजन वाला वो टर्निंग पॉइंट से लेकर आज आप एक अच्छे कंपनी, जिसको भी स्टार्टअप का अवार्ड मिला था, बेस्ट कैरियर काउंसलिंग स्टार्टअप का अवार्ड मिला था, जो कैंपस व्यू का आप सीईओ, फाउंडर सीईओ बन गए। एक जो कैंपस व्यू ये बनाने के पीछे क्या कारण है, और कैंपस व्यू क्या क्या काम कर रहा है? देखिए, कैंपस व्यू बनाने का मेन कारण ये था, इफ आई एम गोइंग टू स्कूल्स, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स विल कॉन्टैक्ट, सर विच कॉलेज आई शुड गो, कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेहतर होगा, मैं इन सारे स्किल्स में बेहतर हूँ, किस चीज में मुझे जाना चाहिए। इसको देख के मैं सोचा कि आई एम गुड एट करियर काउंसलिंग। तो भाई आप किसी भी कॉलेज को, बच्चे को यदि कॉलेज सजेस्ट कर रहे हो ना, तो आप ऑब्वियसली उसको वैसे कॉलेज सजेस्ट करोगे जिसमें कि उनका बेहतरी हो। उसके लिए जरूरी है कि आपको कॉलेजेस भी उनको सेलेक्टिवली देना होगा। बिकॉज मेरा एक चीज है ना, मैं उन कॉलेजेस को लेके ही काम करना चाहता हूँ जो कि एजुकेशनल लोगों का, जो एजुकेशन से रिलेटेड लोगों का। हाँ। सो डैट कि 4 साल बाद वो जो पेरेंट जो मेरे भरोसे अपने बच्चे को एक करियर बनाने भेजा है ना, पक्का ही शुड बी अश्योर्ड अबाउट इट कि भाई इनके रेफरेंस में जा रहा है तो अच्छा होगा। तो वी आर इनटू मार्केटिंग ऑफ कॉलेजेस, है ना। वी आर इन लाइक, हमारा भुवनेश्वर में ऑफिस है, राउरकेला है, रांची है, 3 ऑफिसेज हैं हमारे। वी आर इनटू मार्केटिंग ऑफ कॉलेज, दैट मीन्स कॉलेज को उन एरियाज में प्रमोट करना। हाँ। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड वी आर नॉट ओनली ऑन मैनेजमेंट कोटा सीट्स बाई रैंक वाले, जिसमें कि एक बच्चे को, वी आर द ओनली कंपनी जिसको वो कॉलेजेस पे करे जो नॉर्मली उनके यहाँ रूल नहीं है काउंसलिंग में देने का। उनका रूल क्या है? उनका रूल यह है कि हमारे पास अच्छे बच्चे हैं। अच्छे बच्चे कैसे आएंगे? जब आप बच्चे को समझाओगे कि दिस इज अ बेटर कॉलेज, और आपका काम केवल उसका एडमिशन कराना नहीं है, उस बच्चे के साथ अगले 4 साल क्या होना है वो भी देखना आपका काम। जैसे हमने जिनका 2021 में एडमिशन कराया था, वो बच्चे अभी फाइनल ईयर खत्म हो गया, दे आर प्लेस्ड, है ना।
इस तरह के बच्चे, अब बच्चे का जब थर्ड ईयर है वो इंटर्नशिप कहां से करेगा, वो भी देखना हमारा काम है। ऐसा नहीं है कि वो पूरा शुरू से लेकर एंड तक हाँ, पूरा कैरियर बनाने के तक आप रहते हमने मतलब मैं आज की बात, मैंने कैंपस व्यू 2017 में शुरू की थी, हैं। ठीक है। हमने तब ये थॉट था हमारे दिमाग में कि इट शुड बी यूजी टू पीजी, मीन्स एक बच्चा जो हमारे साथ आए वो हमारे साथ पहली सैलरी निकालने तक रहना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो हो गया, बट वी आर विथ दैट माइंडसेट, हम काम ऐसे ही करेंगे जिसमें कि एक बच्चे के जिंदगी, क्योंकि देखिए ये चीजें लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन वो लोग जिनकी फैमिली उतनी सक्षम नहीं है ना, उन लोगों के लिए एक बच्चे का एजुकेशन उनकी जिंदगी की एक कमाई होती है। तो आप किस तरीके से, कितने बेहतर तरीके से उनको चीजें समझा रहे हो, सिखा रहे हो ना, इस पे डिपेंड करता है, पक्का है ना। तो इसलिए उन चीजों पे काम करना चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइंस उनको देना है, बेस्ट को चूज करना है। बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होता है, जो बेस्ट होता है वो अल्टरनेटिव से आप उनको चूज करके उनका जब तक नौकरी नहीं लगाए तब तक आप काम करते हो, बहुत बढ़िया काम होता है। क्योंकि आजकल देखा जाता है बहुत सारे बच्चों को पता नहीं क्या करना है अपने अपने लाइफ में, अब कौन सा कॉलेज में दाखिल होना है, वो कॉलेज का माहौल क्या कैसा रहेगा, और बाद में क्या होगा उनके साथ। आप देखोगे रिसेंटली बहुत सारा इंसिडेंट हमारा उड़ीसा में भी हुआ है, तो और बाहर जगह में भी होता है, लेकिन आपका जो कैंपस व्यू मतलब इन सब से अलग है। हाँ जी, बहुत हाँ जी। अच्छा काम कर रहा है, ऐसा काम करते रहे। अब तक कितने बच्चों को आप कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड किया है? मोर देन 450। मोर देन 450। मतलब ये वो बच्चे हैं जो डायरेक्टली हमारे पास है। हाँ, डायरेक्टली है। हाँ, ठीक है। तो और एक चीज होता है जो कि आजकल दिखाई दे रहा है कि जो बच्चे लोग होते हैं, बच्चे लोग के हाथ एक वाला 3-4 इंच वाला एक गैजेट आ गया, वो गैजेट के वजह से उनका मन पढ़ाई में भी नहीं लगता है। वो लोग तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, जैसा हमारा एडवर्टाइजमेंट था, वो दुनिया को तो मुट्ठी में रख लिया, लेकिन वर्चुअल दुनिया को, लेकिन फिजिकल दुनिया को कभी भी टच करने में थोड़ा सा असमर्थ हो जाते हैं। और ये जो बच्चे होते हैं वो आध्यात्म से भी दूर हो जाते हैं। एक्चुअली ये जो आध्यात्म होता है वो क्या चीज होता है? क्योंकि एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते आप तो आध्यात्म के साथ जुड़े हैं, क्योंकि आपका बहुत सारा किस्सा जो मुझे पता है आप वो मेरे साथ शेयर भी किया है, वो सारे चीज हमारा जो ऑडियंस होते हैं उनको भी जानना जरूरी है। और ये चीज भी जानना जरूरी है, ये जो आध्यात्म होता है ये बच्चों के अंदर जब पढ़ाई करते हैं, यंग एज में रहते हैं, वो कितना होना चाहिए, उनका जरूरत क्या है? देखिए ये जो मोबाइल की आपने चर्चा की ना, साइंस ने हमें बहुत सारी चीजें दी हैं, बहुत सारी चीजें दी हैं। हमसे लिया क्या है? पेशेंस। हाँ। आप खुद से सोचो, आज से 20 साल पहले जब टाटा डोकोमो पहली बार आया था, 2 साल का इनकमिंग फ्री वाला, हाँ। उसके पहले तक लोगों को कॉल रिसीव करने का पैसा लगता था। हाँ। मान लीजिए जब तब की बात करें जबकि मोबाइल था ही नहीं, वो भी दौर हमने देखा है। हम लोग लकी क्यों हैं? क्योंकि हम उस दौर से हैं जब हमने दोनों देखा है। हाँ, दोनों देखा। हमने मोबाइल का भी फ्लो देखा है, हमने चिट्ठी भी लिखते देखा है। हाँ, हाँ, हाँ। आप खुद से सोचो ना, 90s का 2 दोस्त, हाँ। 90s में जो दोस्त थे, पैदा नहीं हुए, दोस्त थे, 2 लोग हैं जिनमें दोनों मान लीजिए कि इंजीनियरिंग कर, एक को दोनों का प्लेसमेंट हुआ, एक की प्लेसमेंट हुई यूएसए में, दूसरे की प्लेसमेंट हुई मुंबई में। दोनों में किसी बात को लेके लास्ट टाइम मिलते हुए बकझक हो गई, इसकी बात इसको अच्छी नहीं लगी, उसकी बात उसको अच्छी लगी। दोनों पहुंचे अपने जगह पे। उन्होंने मुंबई से चिट्ठी लिखा यूएसए कि भाई तेरा ये बात मुझे पसंद नहीं है। यहां से वो यूएसए चिट्ठी पहुंचने में 10 दिन लगा। 10 दिन के बाद चिट्ठी उसको मिली। उसको मिला तो समझा कि ये तो गलत फहमी है। उसने वहां से चिट्ठी लिखा कि भाई ये तो गलत फहमी था, ऐसा कुछ नहीं था। उसने इंस्टेंटली भेजा भी होगा तो भी वापस आया 10 दिन बाद। मीन्स 20-22 दिन
इस अंदर बंदे के अंदर पेशेंस था ये समझने का कि भाई हुआ क्या था। हाँ इसके अंदर पेशेंस तो था ना। चिट्ठी मिलने के बाद जब बातचीत क्लियर हो गई तो दोस्ती ठीक है। हाँ आज के डेट में सपोज माई फ्रेंड इज इन यूएसए, आई एम इन भुवनेश्वर, आई एम टेक्सटिंग ऑन हिम ऑन व्हाट्सएप दैट भाई दिस थिंग्स आई डोंट लाइक, हाँ ये चीजें मुझे पसंद नहीं आई। मेरे अंदर तब तक पेशेंस है जब तक ब्लू टिक नहीं हुआ व्हाट्सएप पे। हाँ डबल टिक हुआ मतलब डिलीवर्ड, हाँ ब्लू टिक हुआ मतलब पढ़ वो लिया। रेट 2 मिनट के अंदर रिप्लाई नहीं आया हाँ तो दोस्ती खत्म। खत्म। साइंस ने हमारे साथ ये किया। हाँ आज के डेट में फोन पे सब है लेकिन पेशेंस नहीं है। फोन पे सब है लेकिन आपके पास सारे ऑप्शंस फोन में हैं, हाँ बट यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विथ योरसेल्फ। यस आपको याद होगा जब हम, दुनिया की छोड़ो, हम जब बच्चे थे हमारा शाम कैसे बीतता था। बच्चों हम के साथ ग्राउंड में जाते ग्राउंड थे, में जाके कुछ भी खेलते थे लेकिन हाँ। खेलते थे। हाँ मोबाइल का एक पॉजिटिव तौर पे बच्चे अब क्यों लिखाने लगे, क्योंकि कोविड ने एक और चीज दी है, दैट इज ऑनलाइन एजुकेशन। हाँ उस समय मजबूरी थी कि बच्चे हाँ। के हाथ में मोबाइल देना है क्योंकि उसका क्लास चल रहा होगा। हाँ आपके पास इतना समय नहीं है कि आप देखिएगा कि वो क्लास में क्लास चल रहा है या यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा है। हाँ सब कुछ तो आज के डेट में आप सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स तो मोबाइल में। हाँ सब कुछ है। मूवी से ज्यादा लोग ओटीटी में जा रहे हैं, आधे से ज्यादा मूवी वहां रिलीज हो रही। तो इन चीजों ने, साइंस ने हमें दिया है बट हमसे छीना है। बट अगेन मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं एक चीज कि स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ। हाँ आप सोच रहे होंगे कि भाई मेरी जिंदगी में इतना कुछ हुआ, कैसे हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई था, इसलिए हुआ क्योंकि मेरे साथ मैं था। हाँ एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं। एक बंद कमरा हो, केवल एक मिरर मेरे सामने में होना, तो आई डोंट नीड एनीथिंग और एनीवन। आई कैन टॉक टू माई सेल्फ एंड दिस इज द बेस्ट थिंग। इफ यू टॉक टू योर सेल्फ, दैट मीन्स he is the only person in front of mirror, the person standing in front of mirror, you can't lie to him, क्योंकि तुम मुझसे झूठ बोल नहीं सकते, क्योंकि उसको पता है कि आज जो हुआ वो क्यों हुआ। आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, दोस्त से झूठ बोल सकते हैं, पेरेंट्स से झूठ बोल सकते हैं, बीवी से झूठ बोल सकते हैं, सबसे बोल सकते हैं, लेकिन खुद से तो नहीं बोल सकते ना। उसको एग्जैक्टली पता है कि जो आपने किया वो क्यों किया। एंड इफ यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ ना, you will feel very relaxed। तो वो है वो आध्यात्म। हाँ। वो चीज क्या होता है और क्यों होना चाहिए बच्चों के बीच? देखिए आध्यात्म जो है ना, डेफिनेशन जो है ना इसका, दिस इज वेरी अनकॉमन। किसी के हिसाब से सुबह उठना अध्यात्म है, किसी के हिसाब से उठ के मंदिर जाना अध्यात्म है, किसी के हिसाब से भूखा रहना अध्यात्म है। सबके हिसाब से आध्यात्म का अलग अलग डेफिनेशन है। बट अकॉर्डिंग टू मी, आध्यात्म मीन्स आप जो कर रहे हो उसके कारण कोई हर्ट ना हो, पहली बात। दूसरी बात, आप जो कर रहे हो उससे उन लोगों का कितना फायदा है जो तुमसे रिलेटेड नहीं है, हाँ बट बिकॉज ऑफ योर एक्टिविटी उनकी जिंदगी में असर हो रहा। तो आध्यात्म का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपको एक इंसान चाहिए जिसके ऊपर आप थैंक यू भी बोल सके और ब्लेम भी कर सके। हाँ कि भगवान तेरे कारण नहीं हुआ, थैंक यू भगवान तुमने कर दिया, भगवान थोड़ा सा और मेहनत करूंगा हो जाएगा। हाँ बट अगेन यू हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ विद गॉड, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड बिलीव मी, आध्यात्म का जितना अच्छा है मेरे साथ तो घटा है, तो आई नो दिस। आध्यात्म का जिंदगी में जितना इंपॉर्टेंट रोल है ना, उतना किसी का नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप जो कर रहे हो वो कितना अच्छा है कितना बुरा है, बट आपको रोकेगा कौन? हाँ आपको रोकेगा आध्यात्म गलत करने से।
आपको प्रेरित करेगा अच्छे चीज करने के लिए कौन? आध्यात्म। क्योंकि जब आप आध्यात्म पे भरोसा करते हो तब आप भगवान पे भरोसा करते हो। एंड भगवान डजंट मीन्स ये भगवान मीन्स आध्यात्म में आप कोई भगवान को माने, आप साईं बाबा को माने, आप अल्लाह को माने, आप जीसस क्राइस्ट को माने, जिसको मानते हो मानो। अच्छा, एक चीज और कॉमन सब में क्या है पता है? जितने लोग हैं हर किसी ने आपको एक उम्मीद दे के रखी, उनकी ब्लेसिंग्स है, इसीलिए आप ये सोच भी पा रहे हो कि ऐसा है। तो आध्यात्म का रोल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको सही और गलत के बीच में चूज करने में मदद करता है। और आप जितने आध्यात्मिक हैं उतने आपके अंदर प्लस पॉजिटिव करने का फीलिंग होगा। अब मैं तो चूंकि मोटिवेशनल स्पीकर हूं तो आई डील इन पॉजिटिविटी, आई स्टे पॉजिटिव, एंड इफ आई स्टे पॉजिटिव दैट मीन्स आई बिलीव इन गॉड एंड एवरीवन शुड। ये जो हमारे सामने है संतोष देव ठाकुर, वो तो युवा है। मैंने उनको आध्यात्म के बारे में पूछा, इसीलिए पूछा क्योंकि उनका एक ऐसा किस्सा है जो मेरे पास है, वो भी बताएंगे। क्योंकि वो आध्यात्म को बहुत पास ही देखा है। क्योंकि वो जो बंदा हमारे सामने है वो ऑलमोस्ट 2 महीना कोमा में था। वो जब 2021 को एक एक्सीडेंट, एक भयंकर एक्सीडेंट का सामना हुआ था उसका। वो 2 महीने कोमा के बाद वो जब निकला, आध्यात्म के कारण ही निकला। क्योंकि ये जो आध्यात्म उनके साथ उसी टाइम से जुड़ा है। तो जो आध्यात्म के बारे में वो जब बोलेगा, आप तो उनके मुंह से सुनने के बाद आपको ही पता चलेगा। क्योंकि ये जो कोमा से निकलकर आज हमारे सामने बैठा है, जिसको डॉक्टर ने भी बोला था कि इनका चांस बहुत कम है। एक्चुअली संतोष भाई, आप इंजीनियरिंग बच्चे हो, उसी टाइम का इंजीनियरिंग का बच्चा। इंजीनियरिंग का बच्चे का क्या क्या कांड होता है सबको पता। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ, ये क्यों हुआ? वही कांड था? वो भी एक इवेंट है 299 जैसा इवेंट? नहीं, इस इवेंट, यदि इवेंट है भी ना, नॉट प्लान्ड बाय मी, मे बी इट कैन बी अ इवेंट। क्योंकि देखिए कुछ तो इवेंट्स थी। मैं सेम डे बैंगलोर से लौटा था, ड्राइवर गाड़ी धोने लगा, जिसके कारण मुझे जिम जाना था। तो मैंने उसको अपना एटीएम दिया, उसको पासवर्ड बताया, बोला कि यहाँ से इतना इतना पैसा निकाल के ले आओ। किसको देना है? जो दूध देने आ रहा है उसको, जो जहाँ से राशन आता है उसको। ड्राइवर की सैलरी देनी है, 6 तारीख की बात है, ठीक है। यस, इस कारण मैंने ड्राइवर को एटीएम का पिन बताया था, जो कि उसके पहले कभी मैंने एटीएम का पिन नहीं बताया था। जब वो गाड़ी धोने लगा तो मैं 2 साल से बुलेट चलाया नहीं था। मैं सोचा कि जिम ही तो जाना है, तो मैं बुलेट लेके निकल जाता हूँ। तो बुलेट लेके मैं आ गया जिम, ठीक है। ड्राइवर गाड़ी धोने के कारण ड्राइवर नहीं आया, है ना। जिम आया, तो जिम आने के बाद एक बंदा बार बार फोन कर रहा, 20 मिस कॉल, बर्थडे है आ जाओ, बर्थडे है आ जाओ, बर्थडे है आ जाओ के चक्कर में हम चले गए, है ना। बर्थडे के चक्कर में रात को ऑब्वियसली बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, और मेरे दोस्त मिलते हैं, थोड़ा कहानी थोड़ा ज्यादा होता है, भाई ये चल रहा है, ये चल रहा है, क्या करे क्या करे। ऐसा हुआ, रात का बज गया 2:30, ठीक है। रात का बज गया 2:30, और 2:30 बजे उस दिन मैंने एक गलती ये की थी कि चूंकि हेलमेट कहाँ रखा था, आई वॉज नॉट नोइंग। मैं सोचा रात का 2:30 है, ऐसे भी तो चले ही जाएंगे रात में, तो क्योंकि हमारी इतने दोस्त मिले थे, पार्टी भी था, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ क्या? वैसा कुछ नहीं था। तो फिर क्या हुआ, मैं सीएसपुर से पटिया क्रॉस किया हूँ, बिग बाजार क्रॉस किया हूँ, रघुनाथपुर मैं रहता था। तो एक ब्रेकर पे गाड़ी कर गया जंप, स्पीड अच्छी खासी थी, और मैं गिरा डिवाइडर के ऊपर, सर खुल गया। सर खुलने के बाद लिटरली दिमाग ये पेट में था, हाँ, सर पेट में था। तो
2 मिनट में होश में था। अब आपको समझ में आएगा जिंदगी में आपके आध्यात्म क्यों जरूरी है। हाँ 2 मिनट में होश में था। 1 मिनट के अंदर एक ऑटो आई। ऑटो वाले ने मुझसे हिंदी में आके पूछा फोन कहाँ है तेरा। मैं 2 मिनट में तो बेहोश हो गया था, देने की स्थिति में मैं था नहीं। मैंने उसको इशारा किया पॉकेट की तरफ, उसने फोन निकाला, मेरे फिंगर से अनलॉक किया, उसने 108 पे कॉल किया। उस दिन तक मैं भी श्योर नहीं था कि 108 पे कॉल करने से एम्बुलेंस आएगा। बहुत सारे नंबर लास्ट डायल में थे। उसने स्पेसिफिकली जिस बंदे को कॉल किया वो वहां से 2-3 किलोमीटर नहीं 200-300 मीटर, मतलब सिगर चंडी विहार के सामने में ये ब्रेकर था, वो बिग बाजार के सामने रहता था, मनीष नाम उसका। तो उसको कॉल किया। उसके साथ क्या था, उसकी शादी 5-6 महीने पहले हुई थी। उस दिन उसको अपनी बीवी से लड़ना था, जिसके कारण रात के 2:30 बजे वो जगा हुआ था। और उसने मेरे नंबर से फोन किया तो उसने फोन देखा, मेरा फोन है बोल के उसने फोन उठाया, उसको बताया कि कैसे से हो गया। वो भी भागा भागा आया, रात का टाइम तो एम्बुलेंस भी भागा भागा आया। अब एम्बुलेंस और वो दोनों आया तब पता चला कि भाई किस्सा थोड़ा अलग है। फिर भी ये दे वर नॉट इवन थिंकिंग कि इतना सीरियस होगा। मैं तो बेहोश हो चुका था। इन्होंने मुझे सरकारी हॉस्पिटल ही लेके जाएगा एम्बुलेंस, ये लेके आए कैपिटल लेके आए। तो कैपिटल में जब एमआरआई हुआ ना, तब डॉक्टर ने बोला कि प्राइवेट में ले जाइए, यहां मुश्किल है। उसके बाद फिर एक इंसान की मेरी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस है, ही इज अनूप सिंह नाम है उनका। उनके कारण वो डॉक्टर भी मिल पाए जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, जिनका नाम है डॉक्टर सोमनाथ जैना, है ना। इन्होंने जब ऑपरेशन किया तो डॉक्टर वे आर ऑल्सो सेइंग कि भाई यदि सब अच्छा रहा ना तो मेमोरी लॉस होगा, सब अच्छा रहा तो, है ना। और जिस दिन मैं हॉस्पिटल से निकला था आई वाज हाफ पैरालाइज्ड, ये हाथ काम नहीं करता, ये पैर काम नहीं, आंख ऐसे था। अब भी अच्छे से नहीं खुल रहा है। नहीं अभी जादू दो दिख रहा है। अभी जादू है। आप हमको 2 दिखिएगा। उसके बाद क्या हुआ, उन डॉक्टर साहब ने मुझे वहां से जब रिलीज किया, आई वाज हाफ पैरालाइज्ड, मुझे बोला गया था 2 साल बेड रेस्ट। तीसरे दिन मेरा हाथ पैर ठीक हुआ। 3rd डे 2 साल पैरालाइज होके रहोगे बोला गया था, लेकिन 3 दिन में हो गया। 3rd डे हाथ पैर ठीक हो। आग भी हमको लगता है विद इन अ मंथ नॉर्मल हो गया था, दिखने लगा था। हाँ पहले तो 3 दिखता था, अब 2 दिखता है। अब 2 भी दिखता है, मतलब हमको एग्जैक्टली पता है कि आप कहाँ बैठे हो। हाँ उसका एक साइड इमेज आता है, इट्स नॉट दैट टफ इवन, बट बच गया। नहीं, आप हमेशा बोलते हैं ना, जब सर खुला तो दिमाग चला। जब दिमाग खुला ओ दिमाग खुला तब समझ में आया कि किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, और किस तरीके से आपका काम। क्योंकि देखो एक चीज समझो, उस दिन कुछ भी हो सकता था। यदि वो ऑटो वाला मिला, ऑटो वाले को खोजने की मैंने बहुत कोशिश की, आज तक नहीं मिला। नहीं मिला। लगभग हर ऑटो स्टैंड में मैं जब भी ऑटो लिया हूं ना, तो किसी हर ऑटो वाले को ये बताया हूं कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ था, क्या पता वो जानता हो जो कोई उसको बताया हो ना, आज तक नहीं हुआ। अच्छा, रात के 2:30 बजे वो आ भी रहा था तो कहीं से या तो स्टेशन आ रहा होगा, या तो स्टेशन से किसी को छोड़ने गया होगा। रात के 2:30 बजे यदि भुवनेश्वर से बाहर निकल रहा था, दैट मीन्स वो बाहर का ही होगा जो भुवनेश्वर किसी को स्टेशन छोड़ने आया होगा। मिला नहीं। वो जो काशी विश्वनाथ वाला हिस्सा, तो ये वो थोड़ा हमें बताइए। ये तो हो गया। अच्छा, मैं काशी विश्वनाथ साल में 4 बार जाता हूँ। 1 जनवरी को तो जाता हूँ, 18 अगस्त मेरा बर्थडे, उस दिन तो जाते ही। बीच में कहीं से कोई सी का भी प्लान बन गया तो मैं विदाउट इनवाइटेड पार्ट हूँ। मुझे लोग पूछते नहीं है जाएगा, मुझे बताते हैं कि इस तारीख को जाना है ना। तो मैं काशी विश्वनाथ गया था 18th of अगस्त 23 बर्थडे के दिन गया था। मैं लाइन में लगा हूं, लंबी लाइन थी, लाइन में लगा हूं, पीछे 3-4 लोग खड़े होंगे, जस्ट खड़े हुए हैं। एक आदमी आया पीछे से,
साल में 4 बार जाता हूँ, तो मैक्सिमम लोग जान पहचान के हैं वहाँ। दुकान वाला भी जान पहचान का, होटल जान पहचान का, नाव वाला जान पहचान का। तो मैं लाइन में जस्ट खड़ा हुआ हूँ, तो एक बंदा मेरे पास आया पीछे से, साधु बाबा, गेरुआ पहने हुए, तो मेरे सर पे ऐसे ऐसे हाथ रखे। ही आस्क्ड मी, तुम्हारे साथ कुछ हुआ था क्या? मैं चश्मा लगाया हुआ था। तुम्हारे साथ कुछ हुआ था क्या? तो मैं सोचा कि कोई दुकान वाला इनको बताया होगा कि ये बार बार आते हैं और बिलीव वाले आदमी इनसे 2 रुपए कमा सकते हो। तो मैं बोला नहीं, कुछ तो नहीं हुआ, क्योंकि तब सही में नहीं पता था कि पूछ क्या रहा। तो वो बोला नहीं, तेरा एक्सीडेंट कुछ, डायरेक्टली एक्सीडेंट नहीं बोला, कुछ ऐसा हिंट दिया। तो मैं बोला हाँ हुआ था। तो वो मुझे बोलता है मेरे साथ हो। मैं चूंकि फोन वोन पहले जमा करके लाइन में आ चुका था, मैं उनके साथ गया, क्योंकि मैं मन ही मन सोच रहा हूँ कि गेट पे तो सीआईएसएफ होता है, अंदर तो छोड़ेगा नहीं, तो ये वो तो वहां से तो हमको वापस ही भेजेंगे, तो मैं तो अभी खड़ा हुआ था, वापस आके लाइन में लग जाऊंगा। बोल के मैं चला गया गेट पे। ही जस्ट टोल्ड द गार्ड कि ये मेरे साथ। गार्ड ने छोड़ दिया, क्योंकि चेक इन वेक इन तो सब हो चुकी थी ऑलरेडी। मैं फोन वोन रख चुका था। अंदर गया, अंदर जाके उन्होंने दर्शन भी कराया। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि रुद्राभिषेक करना है, और मैं जब जाता हूँ तो रुद्राभिषेक करता हूँ। रुद्राभिषेक किया। अब मेरे दिमाग में चल क्या रहा ना कि यार बहुत बड़ा आदमी है, इतनी चीजें कर पा रहा है, तो कोई बड़ा आदमी होगा, मतलब ये हमसे उम्मीद भी कर रहा होगा तो ज्यादा, है ना। तो हम सोचे कि भाई, अच्छा उस समय फाइनेंशियल सिचुएशन भी अपनी उतनी बेहतर नहीं थी, तो मैंने पॉकेट से 2000 रुपया निकाल के उसको फॉरवर्ड किया। तो वो हमसे पूछता है कि पैसे क्यों दे रहे हो? तो आई सेड कि बाबा यहाँ तो रुद्राभिषेक 499 लिखा हुआ है, तो इतना तो लगेगा ही। तो ही सेड कि तुमको क्या लगता है हम तुमको पैसा के लिए लाए? तो हम बोले इतना तो लिखा है। तो वो इंसान मुझे बोलता है कि अभी तुम देने की स्थिति में नहीं, जब होगे तब देना। अब मेरा दिमाग घूमने लगा कि भाई ये इंसान, ये भाई साहब जो है, ये पिछले 2 घंटे से मेरे साथ घूम रहे, क्यों घूम रहे? उसके बाद जब खत्म हो गई ना, उसके बाद जो अंदर से रेस्पेक्ट होता, इससे पहले रेस्पेक्ट था, लेकिन थोड़ा सा भय इस बात का था कि कितना देना होगा। इसके बाद रेस्पेक्ट भी बढ़ा। दूसरा, मैं जानना चाह रहा था कि है कौन। तो मैंने उनसे पूछा कि बाबा हम आपको खोजेंगे तो मिलेंगे कैसे? आपको नंबर है तो दे दीजिए। वो बोले हम इंसान की बनाई हुई चीजें रखते नहीं है। मतलब मोबाइल नहीं रखते। तो मैंने बोला मैं आऊंगा तो आपको खोजूंगा कैसे? तो उन्होंने मंदिर के ऊपर ऐसे करके मुझे बोला वो चाहेगा तो हम मिल जाएंगे। बड़ा फिल्मी लगा, लेकिन चूंकि मेरे साथ हुआ है ना, तो मैं जब वो बाहर निकलने लगे, मैं भी निकला। मैं सोचा कि फोन लेके आ जाता हूँ, थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, तो ये निकलेंगे तो पीछे पीछे जाके किसी से तो ये मिलेंगे, तो उससे तो हमको पता चल जाएगा कि इससे ये मिलते हैं। तो वो हमको लास्ट में यही बोले, हम बोले कि आपका तो इतना तो लिखा हुआ है। तो वो जब बोले कि जब देने की स्थिति हो तब देना, तो हम बोले कि जब देने की स्थिति हो तब आपको कैसे दे? तो इस साइड में कि आज से 2 साल बाद। 2 साल हो गया? नहीं, 18 अगस्त को होगा ना। आज से 2 साल बाद, इसी दिन, इसी टाइम, इसी साल, यदि महादेव चाहते होंगे तो हो जाए, मिल जाए। तो आई एम वेटिंग फॉर 18 अगस्त 2025 सुबह 10:32 मिलेंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेट ऑफ माई लाइफ। पिछले 2 साल में आई हैव वेटेड एवरी डे फॉर दिस डे। और एक चीज, आपने आपका जो पूरा जर्निंग को देखे, तो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई, इंजीनियरिंग के पढ़ाई से लेकर टेडेक्स का स्पीकर। ये जो टेडेक्स जो होता है, जो जाने माने स्पीकर को एंट्री करवाता है। आपको इस कैसे चुना? आपको एक बार आपके नाम के आगे टेडेक्स स्पीकर लग गया ना, हाँ, तो दैट इज इटसेल्फ अ क्रेडिट। हाँ, देखिए, मैं थोड़ा आदमी जो हूं ना,
वो थोड़ा मैं चीजों से पहले खुद को इवेल्युएट करता हूं। इफ आई थिंक दिस कैन बी डन, दैट मीन्स इट कैन बी डन। ठीक है, आपको हंसी आएगा, मैंने 26 जनवरी 2017 को ये मैसेज, वही चीज मैं पूछने वाला। अच्छा आपने देखा था? हाँ मैंने फेसबुक पे वो डाल दिया था हाँ कि द डेट एंड वेन्यू विल बी अनाउंस सून। हाँ ठीक है, और ये मुझे पूरा हुआ है 2 सितंबर 2022 को। जब मुझे डॉक्टर साहब ने हॉस्पिटल से निकाला था ना, तो ही सेड कि 2 साल बेड रेस्ट। हाँ बट 9 महीने के बाद, 8 महीना इनफैक्ट, हाँ जिस दिन हॉस्पिटल से निकाले थे उसके लगभग 8 महीने बाद आई वॉज अ टेडेक्स स्पीकर, है ना। तो बिलीफ इज द मेन थिंग। व्हाट यू थिंक यू बिकम। हाँ, व्हाट यू थिंक यू डोंट बिकम, व्हाट यू थिंक एंड हाउ मच एफर्ट यू गिव फॉर दैट। ऐसा नहीं है कि मैं सोच लिया, एक मैं बार सोच लिया मतलब एफर्ट तो रहेगा एफर्ट ना, तो देना ही होगा। देना ही तो होगा। आप सबसे बड़ी बात बताऊं, नहीं तो सोच तो देखिए, ओनली सोच से कोई नहीं बनता। सोच के बाद जो बार बार सोचता है, जो योर थॉट बिकम्स वर्ड, वर्ड बिकम्स एक्शन, एक्शन बिकम्स योर डेस्टिनी, वैसे ट्रू ट्रू। इसी हिसाब से होता है। तो आपके साथ तो वही घटा, क्योंकि आप एक बार सोच लिया टेडेक्स का स्पीकर बनूंगा, उसके बाद काम शुरू करती तो हाँ। वो सबसे जल्दी मिला। सबसे अजीब बात, टेडेक्स मेरा 2 सितंबर 2022 हाँ। को था। 30th या 31st, 2 दिन पहले मेरी माँ मेरे अच्छा उस समय मैं ऐसे हाल में नहीं था कि हाँ, मैं वही हमेशा फोन लेके घूमूं। डॉक्टर ने तो बोल दिया था 2 साल 8वां का महीना, बेड रेस्ट। है ना। तो माँ मेरे बगल में सोफे पे बैठी हुई, तो माँ को मैंने बोला, माँ को एक फोन आया, तो माँ अपना मेरे फोन पे है, माँ ही बात करती थी। तो माँ बोली कि बेटा हमको नहीं पता टेडेक्स क्या होता है, हम कैसे बताएं, क्योंकि मेरी माँ उतनी पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ। तो मैं जैसे टेडेक्स सुना ना, मैं माँ को बोला माँ फोन दे। तो फोन लिया, उधर से एक लेडी थी, शी सेड कि सर वी हैव सेंड यू मेल 2 months बैक, अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया, परसों हमारा इवेंट है, आर यू कमिंग और नॉट। आप सोचो कि एक इंसान जिसके लिए टेडेक्स इतना बड़ा सपना था, उसका हाल ये है, इस सिचुएशन में क्या करे। मैंने बोला मैं आ रहा हूं। अब इतना तो दिमाग मेरा चल रहा था कि अकेले प्रोग्राम है दिल्ली में, अशोका रोड, दिल्ली घर वाला अकेले तो जाने नहीं देगा। अब जाएंगे तो घर वाले को समझाना भी मुश्किल है कि मैं, क्योंकि जब उनको पता नहीं टेडेक्स क्या होता है तो उनको पता भी नहीं होगा कि इसकी वैल्यू कितनी है। तो मैंने अगेन सेम मनीष जो रात को आया था ना, उसी मनीष का नाम लिया। मैंने मनीष को बोला, घर वालों को बोला कि मनीष मेरे साथ जाएगा, है ना। घर वालों को ये समझाया, घर वाले इस पे थोड़ा कन्विंस हुए। मनीष को मैंने बोला कि तुमको घर से किसी का फोन नहीं उठाना, मतलब उनको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम नहीं जा रहे। 8:30 या 8 बजे एक फ्लाइट होती थी विस्तारा की दिल्ली के लिए, 1 तारीख को रात को मैं फ्लाइट लिया हूँ, विंडो सीट मिला है, मैं सो गया हूँ। उस समय मैं दिन के 28 मेडिसिन खाता था। हाँ। तो 9 साढ़े 9 जहां हूं वहां सो जाऊंगा, है ना। तो उस दिन मैं फ्लाइट में सो गया, पूरा फ्लाइट खाली हो गया, लेकिन मैं उठा नहीं। तो एक जो एयर होस्टेस थी, उन्होंने आया होगा, उन्होंने बोला होगा वेकअप सर वेकअप, फ्लाइट के। मैं उठा नहीं, तो उन्होंने नीचे ग्राउंड स्टाफ को फोन किया, एक पैसेंजर को कुछ हो गया है, प्लीज पूरी टीम को भेजिए। तो वो लोग पूरा टीम आया था। तो कोई बंदा साथ में होगा, तो बंदे ने मुझे ऐसे ऐसे हिलाया, मैं उठ गया। उठा तो मुझे लगा कि भीड़ नॉर्मल है, तो मैं ऊपर से बैग निकाल के ऊपर बाहर निकलने लगा। हर कोई देख रहा है कि हुआ क्या था। तो फिर क्या हुआ, मैं बाहर निकला तो देखा कि बस तो जा चुकी है एक। तो मुझे बोला गया कि सर आप इस कार में चलेंगे, तो मैं बोला ये तो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा। मुझे तब तक समझ में नहीं आया हुआ क्या था। मैं 11:30 के आसपास होटल ले लिया, बुक तो मैंने पहले से कर लिया था, होटल ले लिया। अब होटल से क्या हुआ, सुबह अगेन मैं पिछले 6 महीने से ना बाल दाढ़ी मेरी बनी नहीं है, वो ऑपरेशन के टाइम में जो क्लीन से हुआ था वही था। अब सुबह सुबह मैं खोज रहा हूं सलून जहां पे बाल दाढ़ी बनेगा। 7 बजे सलून दिल्ली में नहीं मिलता है। हाँ। दिल्ली में सलून खुलते हैं 8:30 9 बजे, 10 बजे मेरा टेडेक्स है। हाँ। 7 बजे मैं खोज रहा हूँ, कहीं मिल नहीं रहा। तो फिर एक पेड़ के नीचे जो काटते हैं ना बाल दाढ़ी, मैंने
₹40 में बनवाया है उसने, उसको बनवा के मैं टेडेक्स में गया हूँ। अच्छा, ये सारी देखिए मतलब क्वालिटी होगा तो ये बाहरी चीजों का कोई देखिए जरूरत नहीं है। आज के डेट में वो जो 2 फोटोज है ना, हाँ, मैंने फेसबुक में भी डाल रखा है, वो जो जो टेरेस के नीचे। पहले पेड़ के नीचे वाला। हाँ, बिकॉज देखो कहानियां बनती कैसे, इफ यू हैव फेस समथिंग ना यस यस। तो कहानियां बनती हाँ हैं। हाँ बट चीज ये है ना, जिंदगी में एक चीज याद रखो, इफ यू वांट समथिंग ना, डजंट मैटर आपने बोला किसने क्या सोचा। आपको क्या लगता है 2017 में मैंने जब फेसबुक पे पोस्ट किया था कि फाइनली डेट एंड वेन्यू विल बी अनाउंस सून फॉर टेडेक्स, लोगों ने मजाक नहीं उड़ाया? पक्का। लोगों ने बोला नहीं होगा कि बहुत फेंकता है, बहुत हाँ। बोलता है? अब भी फेंक रहे हो लेकिन हाँ, सही जगह पे फेंक रहे हो। बट वही बोल रहा हूं ना, डजंट मैटर कौन क्या बोलता है, कौन क्या सोचता है, व्हाट मैटर्स इज आप क्या सोचते हो हाँ एंड हाउ सीरियसली यू वांट टू डू दिस। हाँ बिकॉज सी, एक कहानी मैं आपको और बताता हूँ। 2013 मेरी जब इंजीनियरिंग खत्म हुई थी ना, मेरे एक दोस्त ने बैंगलोर रांची में एक कॉलेज खोला था। उसने बोला था यार यहाँ आके यहाँ पे थोड़ा हेल्प कर देना, थोड़ा यहाँ ज्वाइन कर ले, सैलरी देंगे। मैं कुछ कर नहीं रहा था, कॉलेज जस्ट खत्म होने में 2 महीने बचे थे, तो मैं बोला जाके ज्वाइन कर लेता हूँ। ज्वाइन तो कर लिया, 2 महीने मैंने, अच्छा वहां पे सारी फैसिलिटी मिली थी, गाड़ी था, ड्राइवर था, कुक था, रहने वाला फ्लैट था, सब था। तो मैं फिर भी फ्रस्ट्रेटेड तो था बिकॉज आई वॉज नॉट लाइकिंग द वर्क। मैं एक जगह सब्जी लेने उस दिन गया था, सब्जी दुकान पे मैं एक बच्चे को बच्चा होगा 12-13 साल का, बच्चे को मैंने बोला कि भाई सब्जी दे, मूड मेरा ऑलरेडी खराब है। मैं वो झाड़ू लगा रहा था, सुबह की बात है, झाड़ू लगा रहा था, मैंने उसको फिर बोला भाई दे ना सब्जी, टाइम लग रहा है। तो बोला भैया दे रहा है, रोकिए ना। अब बच्चा थोड़ा क्लोज, 2 महीने से मैं जा आ रहा था तो थोड़ा क्लोज हो गया था। मैंने उसको बोला कि तू अभी सब्जी नहीं देगा ना तो हम कहीं और से खरीद लेंगे। इतना वो मतलब कॉन्फिडेंटली हमको बोलता है अरे भैया खरीद लो ना, कहीं और से खरीद लो। हम बोले कि यार गजब बच्चा है। तो हम उस बच्चे को बोले उस दिन कि भैया कहीं से और से खरीदेंगे तो तेरा नुकसान होगा ना, पैसा नहीं आएगा। बच्चा मुझे बोलता है कि भैया पैसा का कहा है, हवा में उड़ रहा है, पकड़ने आना चाहिए। उसके इस लाइन से मैंने 1 घंटे बाद जाके रेजिग्नेशन लिखा है, वो नौकरी छोड़ के मैं आया। सिखाने के लिए जरूरी नहीं है आपके पास गुरु, सिखाने के लिए जरूरी नहीं है आपके पास टीचर हो। द फर्स्ट थिंग यू नीड इज आपके अंदर सीखने की कितनी इच्छा है। हाँ। उसके बाद आपको सिखाने के लिए पूरी दुनिया भरी पड़ी। हाँ। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, आज के रेट में बहुत सारे रोग ऐसे हैं ना जो कि आज से 30 साल पहले नहीं थे। हाँ। मैं चूंकि गांव में रहा हूं ना, ब्लड प्रेशर मैंने कभी गांव में सुना नहीं था। ब्लड प्रेशर की बीमारी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। कोविड के टाइम में आपने एक चीज देखा होगा, बहुत सारे लोग ना हर आधे घंटे में टीवी में देखते थे कितना केस हुआ, आज कितना हुआ। ज्यादा केस तो वो टेंशन आ रहे बहुत केस हो गया, कम केस तो वो रिलैक्स किया, अरे आज कम हुआ है। एक बंदे ने मुझे बोला, एक बंदा मेरे रूम में रहता था, उसने बार बार बोला कि भाई इतना काहे देखते हो, इतना काहे देखते हो। हम उसको समझाएं कि भाई इतना क्यों देखते हो तुम, अरे नहीं जानना जरूरी है, बहुत बहुत दुनिया बहुत खराब है। हम उसको बोले कि भाई यदि दुनिया में एक केस हुआ है ना, और यदि वो एक तुम हो तो केस ज्यादा डेंजरस है ना, और यदि लाखों हुआ लेकिन तुम नहीं हो तो यू आर सेफ। तो तुमको ये सोचने के बजाय कि क्या चल रहा, तुमको ये देखना है कि जो जो प्रिकॉशंस है दुनिया में, डिस्टेंस मेंटेन करना है, ज्यादा लोगों से मिलजुल नहीं, मिलना नहीं है, जो प्रिकॉशंस है। जब वैक्सीन आया वैक्सीन लो, बट दिमाग को ऐसे चीजों में उलझाओ मत जो तुम्हारे हाथ में नहीं। जिंदगी में 2 तरह की परेशानी आती है, वन दोज प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व, दूसरा दोज प्रॉब्लम्स विच इज नॉट यू नोर हैड। ठीक है, तो जो सॉल्व कर सकता है उसके लिए कोशिश कर,
और जो सॉल्व नहीं हो सकता, जो आपके हाथ में नहीं है ना, उसके पीछे दिमाग मतलब लेट इट बी ना। जब कोविड आया किसी के पास था क्या वैक्सीन? नहीं था। किसी के पास कोई चीजें थी क्या? हमारे पास एक ही चीज थी, संयम। हाँ। हमारे पास एक ही चीज थी, खुद पे कंट्रोल। हमारे पास एक ही चीज थी, कितना प्रिकॉशन ले सकते हो। तो जिंदगी देखिए, जिंदगी जीने का ना तरीका बहुत आसान है। हमने उसको खुद ब खुद चीजों को ज्यादा इन्वॉल्व किया, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ना, आप दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। सबसे अच्छी बात, कोविड जब आया था ना, भुवनेश्वर में एक उमेश खंडेलवाल ट्रस्ट चलता था, जो कि खाना दे रहे थे गरीब लोगों को, जो हर दिन कमाता है वो बेचारा कहाँ से कमाए। पहले दिन जब उमेश भाई ने मुझे बताया कि संतोष ऐसा ऐसा हम कर रहे हैं, तो मेरा इंटरेस्ट खाना बांटने में नहीं था। मेरा इंटरेस्ट इस बात में था कि यार इसमें जाएंगे तो पास मिलेगा, हाँ, घूमने का। हाँ, तो हम पास लेने के चक्कर में उस प्रोग्राम में गए थे। लेकिन पहला दिन जब उनका उस पूरे जो जितने लोग थे उनका जो मैंने देखा डेडिकेशन जितना, और जब आप खाना बांटने जाते हो ना, खाना बनवाया आपने, जब बांटने जाते हो तो जिनको दे रहे हो ना, उनके चेहरे पे आपके लिए जो फीलिंग होगी ना, वो थैंक यू बोलते नहीं, लेकिन वो थैंक यू फील करते, क्योंकि दे एक्चुअली नीड फूड। पहले दिन के बाद मेरा अपने आप इंटरेस्ट आ गया कि नहीं, ये बेस्ट काम है। उसके बाद कभी उमेश भाई को ना मुझे बोलना नहीं पड़ा कि संतोष आ जाओ। मुझसे जितना बार हो पाया मैं गया हूं। एंड इस इंसान को भी मानना होगा, इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था। तो वही है ना कि आप जिंदगी में क्या पाना चाहते हो। एक हो गया ना, कुछ लोग लिस्ट बनाते हैं गूगल करके, ये बनेंगे ये बनेंगे ये बनेंगे। कैसे डिसाइड करोगे आपको बनना क्या? ये एक तरीका मैं बता रहा हूं आपको। करना क्या ना, एक पेज लो, 2 लिस्ट बनाओ। एक, व्हाट यू आर गुड एट डूइंग, सेकंड व्हाट यू लव टू डू। पूरा लिस्ट होगा। व्हाट यू आर गुड एट डूइंग में सोना हो सकता है, खाना हो सकता है, घूमना हो सकता है, सब करो। लिस्ट लंबा, आपको किसी को दिखाना नहीं है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। खुद को देखना है तो डिटेल में लिखो। एंड दोनों में ना, व्हाट यू आर लव टू डू, दोनों में एक मैचिंग पॉइंट खोजो। जरूरी नहीं है पहले बार मिल जाए, हो सकता है पहले बार ना मिले, तो लिखते रहो, किसी दिन तो मिलेगा। जिस दिन मिल गया ना, दैट इज द बेस्ट प्रोफेशन यू कैन मेक। हाउ आई डिसाइडेड टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैंने वो लिस्ट बनाया था। एंड हाउ आई डिसाइडेड टू मेक दिस, टोनी रॉबिन्स करके एक मोटिवेशनल स्पीकर है इंटरनेशनल, उन्होंने उनकी एक बुक थी, उसको मैंने पढ़ा था, तो आई लर्न फ्रॉम देयर। मैंने वो लिस्ट बनाई, तो मैंने एक पेज लिखा, एक लाइन लिखा जिसमें लिखा था आई एम गुड एट टीचिंग, क्योंकि मैंने 12th करके 12th खत्म करने के बाद एक कोचिंग खोली थी। बच्चे मेरे टॉप किए थे, तो उन्होंने बोला था कि सर आप पढ़ाने मत छोड़ो। दूसरा टॉपिक था आई लव पीपल, आई लव व्हेन पीपल लिसन टू मी। मैंने उसको मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे नहीं लिखा था, मैंने उसको लिखा था कोचिंग में जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तब बच्चे सुनते तो हैं, अच्छा लगेगा। हाँ, जब दोनों को मैच किया, तो पहले दिन तो मुझे पता नहीं था मोटिवेशनल स्पीकर टाइप का कुछ होता है। मैंने जब उसको मैच कर करके किया ना, गूगल में मैंने कर दिया व्हाट इफ आई लव टू डूइंग समथिंग एंड आई ऑल्सो, दोनों को मैच किया। तब मुझे वहां पे एक प्रेरक वक्ता, हिंदी में मोटिवेशनल स्पीकर, देन आई गूगल्ड अबाउट इट, व्हाट एग्जैक्टली मोटिवेशनल स्पीकर डज। वहां से आई डिसाइडेड टू बी मोटिवेशनल स्पीकर। तो इसीलिए आप जो भी कर रहे हो ना, आप उसको लेके आपका डेडिकेशन कितना है ना, वो मायने रखता है। और जब आप पैशन को प्रोफेशन बनाते हैं ना, इसका एक फायदा क्या बताया, मैं एक दिन में 3 हाईएस्ट आज तक 3 सेमिनार एक दिन में लिया, और हर कोई 2-2.5 घंटे का। एक आम इंसान को बोलिए कि 6.5 घंटा तुमको बोलना है, व्हाट हिज रिस्पॉन्स विल बी, बट फॉर मी इट डजंट मैटर, आई लाइक दिस। तो यही है। और एक चीज है जो होता है कि आजकल दिखाई देता है
जो नौजवान होते हैं, जब उनका अ, देश के बारे में सोचने का समय आ जाता है, वो लोग वो लोग अपना अपना काम में बिजी हो जाते हैं, पॉलिटिक्स को दूर से देखते हैं, क्योंकि उनके नज़र में पॉलिटिक्स अच्छा नहीं है, पॉलिटिक्स में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप एक ऐसा बंदा है जो 2013 में पॉलिटिक्स में आने के लिए मन किया था। तो आपका क्या राय है, बच्चों जो नौजवान है उनको पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिक्स के ऊपर रुचि रखना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए, पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है ना, आप इंटरेस्टेड हो तो आप एक हिस्सा बनते हो उसका। यदि आप हिस्सा नहीं बनते हो ना, तो भी पॉलिटिक्स आपकी लाइफ को इम्पैक्ट तो करता है ना। 100% करता है। डजेंट मैटर आप उसको इंटरेस्ट लेते हो या नहीं लेते हो। हाँ। मोदी जी ने डिसाइड किया कि 500 1000 का नोट बंद होगा। हम्म। डजेंट मैटर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, आपने नोट तो चेंज करवाया, है ना। तो राजनीति आपकी जिंदगी पे असर तो रखती है ना। इसलिए बच्चों देखिए, आज के डेट में ये जो आप सवाल पूछ रहे हो ना, आज से 20 साल पहले लोग नॉर्मली इसमें इंटरेस्ट इसलिए लेते थे ना, क्योंकि उनके पास कुछ करने को था नहीं। तो दे यूज टू डू कैंपेनिंग, और क्योंकि डिस्कशन टॉपिक और डिस्कशन दोस्तों के बीच में बात क्या होगी, तो पॉलिटिक्स की बात करते हैं। आज का प्रॉब्लम क्या है ना, आज हम मोबाइल में इतना ज्यादा इन्वॉल्व है ना कि हमारे पास सब कुछ तो ऑनलाइन है। जितने देर में मैं अपने दोस्त को का भाषण सुनूंगा, उतने देर में मोदी जी का इंटरव्यू देख लूंगा, है ना। तो उस हिसाब से लोगों में वो इंटरेस्ट घटा है, बट इन्वॉल्व हर किसी को होना चाहिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर लाइफ, है ना। आपने क्यों आया था? हम 3 दोस्त थे, उनमें एक भाई साहब अभी भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के असिस्टेंट कमिश्नर है, एक भाई साहब SBI बैंक में है, एक भाई साहब ICICI बैंक में। हम 4 लोग थे, और एक मैं हूँ मोटिवेशनल स्पीकर। एक दिन रात को हम चारों बैठे थे, चारों ने डिसाइड किया कि बीजेपी ज्वाइन करना, क्योंकि बीजेपी क्यों? 2013 का टाइम आपको याद है ना। हाँ। मोदी जी 2012 में गुजरात के CM बने थे, उसके बाद देश के PM कैंपेन हो रहा था। उस समय प्रशांत किशोर यूज्ड टू वर्क फॉर बीजेपी, तो कैंपेन थोड़ा ज्यादा लेवल पे हो रहा था। रात को हमने डिसाइड किया कि कल सुबह में बीजेपी ऑफिस जाना। हम आ गए सुबह उठ के बीजेपी ऑफिस। उस समय एक इंसान बीजेपी ऑफिस, जो अभी जो ऑफिस है ना, उस समय वो ऑफिस हुआ नहीं करता था। उस समय आप बाइक लेके अंदर जा सकते थे, हाँ, क्योंकि अंदर मिट्टी थी। आज के डेट जैसा टाइल्स वाइल्स नहीं था, ये तो 2014 इलेक्शन के बाद बना है मेरे ख्याल से। उस समय सबसे पीछे आपको याद होगा प्रसन्ना मिश्रा करके एक संगठन महामंत्री थे, उनका पीछे की तरफ रूम था, है ना। तो हमने वहां पे जाके ज्वाइन किया था 5 रुपए देके। बीजेपी ज्वाइन करने का उस समय चार्जेस 5 रुपए था, आज भी 5 रुपया है। हाँ। वो इंसान, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, जो वहां पे सदाशिव करके, हाँ, सदा भाई रिसेप्शन पे बैठे थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि हो गई ज्वाइनिंग। तो मैं बोला कि भाई ज्वाइनिंग हो गया, लेकिन काम क्या करना होगा। उन्होंने बोला नहीं, ज्वाइनिंग तो है गला ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି कि भाई ज्वाइन କରିଛି ମାନେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ କରିଛି ନା। ତ ସେ ମତେ କହିଲେ कि ଗୋଟେ नंबर ମୁଁ ଦଉଛି, ଆପଣ ତା ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। दैट नंबर वाज ऑफ उमाकांत पटनायक भाई, जो कि उस समय युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। मैंने उनको फोन किया, उमा भाई को ने बोला कि वो दिल्ली से लौट रहे हैं, तो कल आके मिलो शाम को। चूंकि हम उसी दिन शाम को बीजेपी ऑफिस फिर से गए थे, नया नया जोश था, बीजेपी ज्वाइन किया, और दोस्तों को भी बताना था कि बीजेपी में आया है ना। शाम को फिर गए बीजेपी ऑफिस। एक इंसान और है, आप जानते हो, सजन शर्मा। हाँ। पीछे की तरफ जहाँ प्रसन्ना भाई रहते थे, वहां पे 5 लोग बैठे हुए थे। 5 लोग में प्रसन्ना भाई थे, सजन शर्मा जी थे, 4-5 लोग, 3 लोग और थे, है ना। तो मुझसे सजन भाई ने पूछा कि बीजेपी क्यों ज्वाइन करना चाहता है ना। तो हम बोले कि राजनीति में आना है इसलिए। तो उन्होंने बोला कि राजनीति में क्यों आना।
आप सोचो ना, मेरा एज उस समय 23-24 रहा होगा। मैंने बोला कि सर हमको लाल बत्ती चाहिए, बॉडीगार्ड चाहिए, पूरा लिस्ट पकड़ा दिया। तो उन्होंने मुझे एक बहुत गजब वाली बात बताई। उन्होंने बोला कि देखो बेटा, ऐसा है, राजनीति में जब तुम कुछ दे सको ना तो आ जाओ। तो वो कुछ भी हो सकता है, समय हो सकता है, तन मन धन जब दे सको तो राजनीति में हो। कुछ पाने के उद्देश्य से राजनीति में नहीं आना, क्योंकि ये तुमको क्षणिक वाला सुकून देगा। बट करप्शन का स्टार्ट यहीं से, इफ योर पर्सन हैज इन माइंड कि आई विल गेट दिस, आई विल गेट दिस, आई विल गेट दिस, ही विल डू करप्शन। उनकी वो बात मेरे दिल पे चुभी कि भाई ये आदमी, मतलब देखिए वो एज ऐसा था ना कि जबकि चीजें लगती थी कि यार बड़ी मटेरियलिस्टिक लगता है, बड़ी बात है, लेकिन सच्चाई तो वही थी ना। तो उसके बाद फिर वी स्टार्टेड वर्किंग मतलब ऐसा था, हमको लगता है 2015-14 एंड और 15 स्टार्ट, तब तक मैंने कुर्ता पजामा पहना ही था हर दिन। मैं टी शर्ट जींस में था ही नहीं 2-2.5 साल। मैं हर दिन सुबह उठ जाते के पहुंच जाता था बीजेपी ऑफिस। दालमा चावल हुआ करता था लंच टाइम में, वो दालमा चावल खाते थे। That was a good time of life. और एक चीज हमने देखा था, अब मेरे दिमाग में आ रहा है, इसीलिए कि बीजेडी के लीडर जो होते हैं उनका एक मोटिवेशनल क्लास लिए थे। हाँ। और आज दिन हम लोग देख रहे हैं 2024 बीजेडी सत्ता में चल गया। जब बीजेडी का स्टेट ट्रेनिंग कैंप था उनका पूरी में, बीजेपी के साथ इतना लगाव रखने वाला बंदा बीजेडी लोग को मोटिवेट कर रहा है। बीजेडी का स्टेट ट्रेनिंग कैंप था पूरी में, ठीक है, पूरी टीम थी उनकी, मतलब वो लोग ऑलरेडी बीजेपी में थे। हाँ। है ना, हर पोस्ट का, हर डिस्ट्रिक्ट की टीम थी, सब थे। यूट्यूब पे वो वीडियो भी होगा। मैंने सजन भाई, जब वो इनविटेशन आया ना, मैंने सजन भाई को फोन किया था। मैंने सजन भाई को बोला कि सजन भाई ऐसे ऐसे इनविटेशन आया बीजेडी से, क्या करें? तो बोले बेटा, तुम किसी आदमी को बीजेडी ज्वाइन करवाने थोड़ी ना जा रहे, तुम जा रहे हो जो ऑलरेडी बीजेडी में किसी पोस्ट पे है। यू आर गोइंग टू ट्रेन देम। तुम पैशन से नहीं जा रहे हो, तुम प्रोफेशन से जा रहे हो। उसके बाद ये चीज मेरी क्लियर हुई। उन्होंने मुझे बोला बेटा जाना चाहिए तुमको, क्लियर भी हुई। और उसके बाद आप बात करो बीजेडी का, मैंने जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़वा में इवेंट किया है। हाँ। झारखंड में, बस कांग्रेस का नहीं किया है, बाकी सबका किया। बट मेरे दादा की अंतिम इच्छा थी, माय ग्रैंडफादर ही उन्होंने पैर अपना तोड़वाया था 92 वाले बाबरी कांड। ओ, तो उन्होंने वो बाबरी का बदला आप ले रहे हो कांग्रेस के साथ। तो उन्होंने मतलब हमको लगता है उसके 15-20 दिन बाद वो मर ही गए होंगे, एक्सपायर कर गए थे। तो उन्होंने लास्ट अंतिम इच्छा जैसी बात, उन्होंने बोले कि बेटा जो भी करना ना उधर मत जाना। तो क्योंकि जब उनको बहुत मोटिवेशन की जरूरत होता है तो आप नहीं जाएंगे। नहीं तो आप सजन भाई से भी पूछ के जाओ। आई बिलीव कि अगले बार से फिर सजन भाई फोन ही नहीं उठाएंगे मेरा, ये बोलेंगे सवाल जो पूछ रहा है ना ये जेन्युइन नहीं है, ये जबरदस्ती का सवाल। अब कुछ लोग हैं ना राजनीति में, कुछ लोग हैं जिनको देख के आपको ना अंदर से फीलिंग आती है कि यार करना है तो ऐसा करना है। हर प्रोफेशन को लेकर ना आपकी जिंदगी में कोई इंसान, जैसे जिंदगी में बनना है ना तो अजय बहादुर सिंह भाई जैसा बनना। वो कौन है अब बाद में बताऊंगा। हाँ, उस इंसान और जो आप जिसके नाम लिए हम भी उनके बारे में जानना चाहेंगे। बिग फैन ऑफ हिम। एक तो यदि राजनीति में आना तो सजन भाई, क्या नहीं है उस इंसान के पास? पावर है, पार्टी ऑफिस में दखल है, जो आज आधा से ज्यादा नेता है, हर कोई पर्सनली जानता है उनको। सब होने के बावजूद आप सजन भाई से आज दोपहर में मिलने जाओगे ना, उनका रिएक्शन 2013 में जो था आज भी वही है, वही रहेगा। कोई बदलाव उनमें नहीं देखा। तो हर प्रोफेशन में कुछ लोग ऐसे आते हैं ना जिसको देख के आपको उस प्रोफेशन में प्यार आ जाता है। कुछ लोग में
ये लोग भी हैं। आजकल के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए, क्या संदेश जो रहे। जो जो करियर का अंतिम चरण में है, मतलब पढ़ाई खत्म हो गया, नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो उनको नौकरी कोई बिजनेस, और किसी किसी को कुछ भी मतलब पता नहीं चलता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी जब आप किसी को बताओगे कि आपको जिंदगी में करना क्या है। बट हाँ, मैं एक सजेशन दे रहा हूं 2 लाइन का। एक इंसान को अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। मैंने आज तक 476 हाँ सेमिनार्स लिए हैं, है ना। हाँ आज मैं एक सजेशन आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं लोगों को दे रहा हूं। ये भी गारंटी कि जितने लोग देख रहे हैं 95% नहीं करेंगे, बट जो 5% करेंगे ना, हर दिन रात को सोने से 15 मिनट पहले टेक योर फोन एंड टॉक टू योर सेल्फ। जस्ट आस्क योर सेल्फ कि आज का जो दिन बीता, वाई आई विल रिमेंबर दिस आफ्टर 10 years। आज मैंने ऐसा नया क्या कर लिया। जरूरी नहीं हर दिन नया हो, बट आर यू सेटिस्फाइड विद द डे यू स्पेंड टुडे? 11वें दिन आप नहीं करोगे, क्योंकि 3-4 आदमी को लगेगा कि यार ये क्या है, क्यों करना। बट यदि 11 दिन कर लिए ना, 12वां दिन आपका होगा, बिकॉज यू विल स्टार्ट रेस्पेक्टिंग योर सेल्फ। आपको अपनी हर चीज की अहमियत पता चलेगी। आपको अपने समय का अहमियत पता है, आपको अपने एफर्ट का अहमियत पता है, आपको हर वो चीज पता है जो आपसे रिलेटेड है। तो आप कुछ भी एफर्ट भी दोगे तो ये सोच के दोगे कि ये करने से मुझे क्या मिलना, और ये यदि कर लिया तो फिर आपको किसी सजेशन की जरूरत नहीं है। आप खुद से सोचना, आपके हाथ में जो फोन है ना, आज के डेट में वो फोन के पास क्या नहीं है। आज के डेट में आपके हाथ में एक फोन है ना, तो आपको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। बट जो फोन है ना, उसका यूटिलाइज कैसे करना है, वो तो यहां से आएगा ना। एंड बिलीव में, दिमाग खुलवा के दिमाग की वैल्यू समझ में आई मुझे। अंतिम चरण में कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन है। अच्छा, हाँ, आप बता रहे थे कुछ। हाँ, वही वाला क्वेश्चन, एक एक करके आपको ओनली आंसर देना है। नो ऑप्शंस आर देयर। नहीं, ऑप्शंस नहीं है, बट आई विल जस्टिफाई आल्सो कि वो है तो क्यों है। हाँ, और हाँ वो हो सकता है, स्किप कर सकते हो, लेकिन देना पड़ेगा। पहला वाला क्वेश्चन, फेवरेट प्लेस? भुवनेश्वर। यू विल आस्क व्हाई? बिकॉज सी, मैं एज अ मोटिवेशनल पे आई हैव बीन टू एवरी सिटी अप्रॉक्स। ये इकलौता शहर है ना जहां पे आदमी को उसके इंडिविजुअलिटी के लिए रिस्पेक्ट किया जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ का है, क्या करता है। वो आप किसी चाय दुकान पे भी नॉर्मली जाओ ना, ये बात मैं कर रहा हूँ 2010-11 की। एक चाय दुकान, जब मुझे ओडिया नहीं आती थी, चाय दुकान वाला को आप हिंदी में बोलो भाई चाय दीजिए, उसको भले ही ओडिया ही आता हो, हिंदी नहीं आता हो, बट वो कोशिश करेगा। मुझे आज तक ये फीलिंग ही नहीं है ना कि यहाँ पे बाहरी कौन भीतरी कौन, एंड दैट्स व्हाई आई लव दिस सिटी। ओके, फेवरेट गॉड? शिव जी। आज जिंदा हूं तो उनके कारण। योर फर्स्ट लव? क्रिकेट। करंट लव? फरवरी में हम शादी कर रहे हैं। ओ, वो वाला क्वेश्चन मैंने छूट गया था और मिल गया। फरवरी में नई जिंदगी शुरू होगा। अग्रिम, कंग्रेचुलेशन। थैंक्स। फेवरेट पॉलिटिशियन? लाल कृष्ण आडवाणी। नाउ यू विल आस्क व्हाई? बिकॉज देखिए, एक चीज है, आडवाणी जी ने ना कभी ये गौर नहीं किया कि मैं जो आज कर रहा हूं इसके कारण दुनिया मुझे किन नजरों में याद रखेगी। उनको उस समय वही बेहतर लगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन्होंने वो किया। आज के डेट में जितने लोग आपके आसपास घूम रहे हैं, इनको नर्चर करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी। एमर्जिंग पॉलिटिशियन? नो डाउट, नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र योगी आदित्यनाथ।
फ्यूचर पीएम, बता दिया, योगी आदित्यनाथ. योर इंस्पिरेशन. Many people, but two people I respect a lot. One is Ajay Bahadur Singh, and the other one is Anup Singh. आईपीएल का सीजन चल रहा है Hmm. और आपका फर्स्ट लव क्रिकेट है. Hmm. फेवरेट क्रिकेटर? अभी वाले हाँ, इज इट करेंट और कोई करेंट. करंट होगा तो अगेन से रोहित शर्मा, बट ऑल यदि टाइम होगा तो ऑल टाइम होगा तो युवराज सिंह. फेवरेट एक्टर? सलमान खान, नॉट फॉर बीइंग एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग. अच्छा, उनका ब्रांड भी बीइंग ह्यूमन है लेकिन इंसान के तौर पे आई लाइक सलमान खान. भारत में बहुत सारे स्टेट्स है. Hmm. फेवरेट सीएम? Again, I am confused between two. One is Hemant Biswa Sharma, and other one is Yogi Adityanath. और दोनों में से Again, Yogi Adityanath. आज का जो मतलब जो कुछ आपने बताया Hmm. बहुत इंस्पायरिंग था और आपने भी ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. हमारा उम्मीद ये रहेगा कि आप और आगे भी चलते रहिए और बहुत सारे बच्चों को अपना भविष्य गठन करने में सहायक बनिए. इसी आशा के साथ इस पॉडकास्ट को हम लोग खत्म करते हैं. Thank you. धन्यवाद.